टेक्नोलॉजी का मकसद होता है आपको एडवांस बनाना, आपकी सुविधा पैदा करना। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जाती है आपके लिए आसानी पैदा होती है, पैसों की बचत कराती है, मशीन को रिलायबल बनाती है। जबकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका उलट हुआ। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती गई, गाड़ियां कंफर्ट तो हुई लेकिन अनरिलायबल होती गई, गाड़ियों की लाइफ कम होती गई। पहले की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी हुआ करती थी, आज की गाड़ियों की इतनी रीसेल वैल्यू ही नहीं होती है। पुरानी गाड़ियों को रास्ते में ब्रेकडाउन कम होता था, और अगर ब्रेकडाउन हुआ भी तो कोई भी लोकल मैकेनिक रास्ते में मिलकर आपको ठीक करके आगे भेज देता था। जबकि आज की गाड़ियां जब कभी प्रॉब्लम देती हैं, रास्ते में खड़ी हो जाती हैं, तो उनको ठीक करने के लिए लोकल मैकेनिक नहीं, सीधे आपको सर्विस सेंटर को कांटेक्ट करना पड़ता है। पहले की गाड़ियां जब खराब होती थी, ज्यादातर उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉब्लम होती थी, जिसको किसी भी पार्ट से स्वैप किया जा सकता था, जो अब की गाड़ियों में नहीं चलता। चल सकता था लेकिन कंपनियां नहीं चाहती थी कि ये चल सके। आज की गाड़ियां कहीं रास्ते में खराब हो जाएं और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो, सिर्फ एक छोटी सी सॉफ्टवेयर ग्लिच हो, छोटा सा एक फ्यूज का इशू होगा, गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी, लिंप मोड में चली जाएगी, आपको खींच के ले जाना पड़ेगा। जबकि एक छोटा सा फ्यूज तो कोई भी लगा सकता था। आज की गाड़ियों में आप रिले नहीं लगा पाते क्योंकि उसका पैक्ड सील्ड रहता है, उसका पूरा मॉड्यूल ही चेंज करना पड़ता है। रिले वहां भी है, रिले यहां भी है, लेकिन यहां इन चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। सिस्टम जितना कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, रिलायबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। तो क्या ये बात जो हम जानते हैं कार मेकर्स नहीं जानते? कार मेकर्स भी इसको जानते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई है उनकी अपनी एक मंशा जो लालच दिखाती है। आपको मैं वही मंशा आज डिकोड करके बताऊंगा। जो चीज़ें हमें बताई गई कि हमारे फायदे के लिए हैं, असल में हमारे फायदे के लिए नहीं थी, वो हमारे नुकसान के लिए इस्तेमाल की गई। हमारे लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, एक हथकड़ी की तरह इस्तेमाल की गई, जो आपको लगा दी, फिर आप छूट नहीं सकते, फिर हथकड़ी की चाबी जिसके पास है वही खोलेगा। देखो, पुरानी गाड़ियां रिलायबल थी, इसमें कोई भी डिबेट नहीं है। पुरानी गाड़ियों में मेंटेनेंस कम था, उनकी लाइफ ज़्यादा थी, कोई डिबेट नहीं है, हर कोई जानता है। अब समझते हैं नई गाड़ियों को अनरिलायबल बनाने वाली टेक्नोलॉजी की तरफ, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है ओबीडी सिस्टम का, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम। एक्चुअल में इस सिस्टम का काम था गाड़ियों के डायग्नोस को ईजी बनाना, और अगर सीधा सीधा देखें तो ईजी बनाया भी। एक छोटा सा पोर्ट होता है आपके गाड़ी के डैशबोर्ड के, या तो नीचे की तरफ स्टीयरिंग की साइड होगा या तो ग्लव बॉक्स की साइड में होगा। इस पोर्ट में एक स्कैनर कनेक्ट करते हैं हम, और स्कैनर से फॉल्ट कोड डिटेक्ट करते हैं। जो फॉल्ट कोड आता है उसके हिसाब से काम करते हैं। पहले जब ओबीडी सिस्टम आया, ओबीडी 1, तो कंपनियों ने एक बाउंड्री वॉल जैसी बना ली। इसका गलत इस्तेमाल किया। क्या किया? हर कंपनी का एक ओबीडी पोर्ट अलग हुआ करता था। इसका कट ऐसा है तो दूसरे वाले का कट उल्टा होगा, यानी कि इसमें इसका स्कैनर लगेगा, इसमें इसका लगेगा। सिर्फ कनेक्टर की वजह से वो स्वैप नहीं हो सकता, दूसरे स्कैनर से स्कैन नहीं कर सकते। इसका फायदा कंपनी को ये पहुंचा कि जिस कंपनी की गाड़ी है वही कंपनी उसको स्कैन करेगी और वही कंपनी उसको रिपेयर करेगी। देखो, पहले की जो गाड़ियां थी, पुरानी गाड़ियां, उस समय पे कंपनी गाड़ी जो बनाती थी और बेचती थी, उससे प्रॉफिट अच्छा कमाती थी और उनका सोर्स भी वही हुआ करता था। लेकिन आज का बिजनेस मॉड्यूल इनका थोड़ा सा अलग है। कंपनी गाड़ियों को बेचने से ज्यादा प्रॉफिट उनको रिपेयर करने में बनाती है, और चाहती भी यही है कि मैं गाड़ियां ज्यादा बेचूं ताकि मैं ज्यादा सर्विस सेंटर में गाड़ियों को रिपेयर कर पाऊं, क्योंकि रिपेयर में ज्यादा कमाई है, नई गाड़ी बनाने में इतनी कमाई नहीं है। आप किसी नई गाड़ी के सारे पार्ट्स का एक एस्टिमेट वैल्यू ले लेना, कितने के पार्ट्स बनते हैं। मतलब सीधा है, कंपनियां बिजनेस करना चाहती हैं आपकी गाड़ी को रिपेयर करके, और रिपेयर तो वो तभी कर पाएंगे जब गाड़ियां खराब होंगी। दूसरा, बाहर का रास्ता उनको बंद करना है कि बाहर कोई और उसको रिपेयर ना कर पाए। अगर कोई और रिपेयर कर लेगा तो इसका मतलब सीधे उनकी पकाई हुई रोटी कोई और खा गया। तो कंपनियों ने क्या किया? अपने सारे पोर्ट अलग किए। मेरा पोर्ट मेरे में काम करेगा, उसका पोर्ट उसके में काम करेगा, उसका पोर्ट उसके में काम करेगा। इसके बाद जब राइट टू रिपेयर मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में चलने लगा, तब बात आती है ओबीडी 2 आने की। अब ओबीडी 2 में पोर्ट्स को कॉमन करना पड़ा कंपनियों को, मजबूरी में। याद रखना, मजबूरी में, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था कि भैया ओबीडी 2 आ गया और हर गाड़ी में कॉमन पोर्ट होगा। अब आप चाहे महिंद्रा की गाड़ी ले लो, टाटा की गाड़ी ले लो, या फिर फॉक्सवैगन की गाड़ी ले लो, आपको ओबीडी पोर्ट सेम ही मिलेगा। अब इससे थोड़ा सा तो आसान हो गया रास्ता कि भैया स्कैनर लग जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद फिर से स्टार्ट हुआ नया खेल, क्योंकि कंपनी के पास तो एक प्लान भी हमेशा ही रहता है, और कंपनी अपनी पकी पकाई खीर किसी को खाने नहीं देना चाहती। कस्टमर को पता नहीं है ये सारी चीजें, कस्टमर को लगता है कि ये चीज मेरे फायदे के लिए, भैया ओबीडी स्कैनर आ गया, बढ़िया है, आपकी गाड़ी आपको लग रहा है स्मार्ट हो गई है। लेकिन कंपनियों ने वो जो पैसा इन्वेस्ट किया, वो पैसा आपका ही था, क्योंकि उनके प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो। वो पैसा इन्वेस्ट किया उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को क्रिटिकल बनाने में, अपनी टेक्नोलॉजीज के आगे एक बाउंड्री वॉल बना देने में, ताकि कोई और उस पर एंटर ना कर पाए। ओबीडी 2 आने के बाद पोर्ट तो इन्होंने कॉमन कर दिए, लेकिन इसके आगे जाके इन्होंने फॉल्ट कोड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक जेनरिक फॉल्ट कोड, एक नॉन जेनरिक फॉल्ट कोड। सेम वैसा ही समझो, आप मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाते हो, जेनरिक और नॉन जेनरिक में 8 गुना से 10 गुना तक फर्क आता है। दवाइयों में सॉल्ट वही होगा, लेकिन वो कंपनी का अलग होगा, तो
उसका नाम अलग होगा, डॉक्टर ने वो लिखा है, आप वो 4 गुना कीमत वाली दवाई लेके आते हो। तो बस यही चीज यहां पर भी हुई, यहां पे भी जेनरिक और नॉन जेनरिक कोड आने लगे। दूसरी कंपनी के स्कैनर गाड़ियों को स्कैन तो कर ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ जेनरिक कोड, जैसे P001 हो गया, P0400 हो गया, इस टाइप के फॉल्ट कोड नॉर्मल स्कैन होने लगे। लेकिन इनके जो दूसरे कोड थे, जो क्रिटिकल थे, जो सॉफ्टवेयर के अंदर जाने की परमिशन देते थे, वो फॉल्ट कोड दूसरे स्कैनर से स्कैन नहीं हो पाते थे। अब इनकी बाउंड्री वॉल को तोड़ने के लिए कुछ लोगों ने काम किए, जो मार्केट में इस तरह के स्कैनर ला पाए जो इनके फॉल्ट कोड को पकड़ पाए। फिर भी उसके बावजूद बहुत सारे बाउंडेशन थे कि भैया एक स्कैनर जो है वो सिर्फ हुंडई की गाड़ियों में काम कर रहा है, दूसरा स्कैनर सिर्फ महिंद्रा में ही काम कर रहा है, और इस गाड़ी का ईमो स्कैन करने के लिए एक अलग से स्कैनर लेना पड़ रहा है। कुल मिलाकर रिपेयर को क्रिटिकल बना दिया गया। रिपेयर जितना क्रिटिकल होगा उतना कॉस्टली होगा, और जो कॉस्टली रिपेयर होगा वो आपके पॉकेट पे ही पड़ेगा, सीधे शब्दों में। तो पहला बड़ा रीजन हो गया अनरिलायबल होने का, कंपनियों की स्ट्रेटेजी जो चाहती हैं कि कंपनियां वही रिपेयर करें गाड़ियों को, रिपेयर करने से वो रेवेन्यू जनरेट करें। दूसरा बड़ा रीजन हुआ ये आने वाले एडवांस फीचर, आम कस्टमर के सामने था मार्केटिंग का फंडा। कस्टमर को बताया गया फीचर्स, कस्टमर को आदत डलवाई गई फीचर्स की, फीचर्स ने भी गाड़ियों को अनरिलायबल बनाया। असल में आप देखो तो वो इतना बड़ा कुछ फर्क नहीं है, इतनी ज्यादा आपको आसानी पैदा नहीं की जितना आपके लिए मुश्किलें खड़ी की। एग्जाम्पल के लिए एसी में आने वाला टेम्परेचर स्विच, जो पहले नॉब घुमाकर एडजस्ट किया जाता था, अभी भी कुछ गाड़ियों में नॉब घुमाकर करते हैं, उसके बाद आपको बताया गया क्लिक करके टेम्परेचर एडजस्ट किया जाए, स्क्रीन पे टेम्परेचर दिखे और अप डाउन करके आप सेट करो। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इतना हाथ से घुमाने में कोई ताकत तो नहीं लग रही थी, ना ही आप कोई बहुत बड़ा मजदूरी का काम कर ले रहे थे, लेकिन आपको वो फील चाहिए था। कंपनियों ने इसी का फ़ायदा उठाया, इसी तरह के अलग अलग फीचर्स गाड़ियों में ऐड करने लगे, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होकर उन्हीं चीज़ों की डिमांड करने लगे। अब मैं ये नहीं कहता कि फीचर्स ने हमारी लाइफ आसान नहीं बनाई, बेशक बनाई। पहले की गाड़ियों में जो फीचर्स नहीं थे, जो फीचर्स आज की गाड़ियों में हैं, वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान भी बनाते हैं, ड्राइविंग इजी बनाते हैं, गाड़ी को सेफ बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे अननेसेसरी फीचर्स भी हैं जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो और अपनी गाड़ियों को अनरिलायबल बना लेते हो। आपको फील तो अच्छा आता है, लेकिन इसके पीछे आपको वैल्यू देनी पड़ती है, कॉस्ट देनी पड़ती है। साथ साथ आपकी गाड़ी अनरिलायबल होती है, गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी कम होती है, क्योंकि वो पार्ट्स आपको जल्दी बाहर कहीं मिलते नहीं हैं। नहीं मिलते तो आप उसको जुगाड़ से करवाते हो या फिर उस फीचर को ऐसे ही खराब छोड़ देते हो। और किसी भी गाड़ी में कोई एक फीचर काम ना कर रहा हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा गिरती है, जबकि उस गाड़ी में वो फीचर कंपनी ने ही ना दिया हो तब उतनी वैल्यू नहीं गिरती। तो अननेसेसरी फीचर्स का होना भी गाड़ियों को अनरिलायबल बनाता है। तीसरा एक बड़ा रोल इमिशन नॉर्म्स का भी है। इमिशन नॉर्म्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए और बहुत कम टाइमलाइन में इतने चेंजेस आ गए, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बड़े झटके लगे, और इन झटकों की कीमत तो आपको ही देनी पड़ती है। अगर कम टाइमलाइन में ज़्यादा R&D किसी को करने कहा जाएगा तो वो इतना कर नहीं पाएगा, क्योंकि हर एक रिसर्च को टाइम चाहिए होता है उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए। हमने सिर्फ कॉपी किया यूएस के नॉर्म्स को। यूएस बहुत पहले से काम कर रहा था इस इंडस्ट्री में, यूएस ने समय लिया चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए, हमें इतना समय नहीं मिला। हमारे यहाँ जो कंपनी पार्ट देने में आनाकानी करती है, वही कंपनी अगर जापान में है, यूएस में है, तो वो कस्टमर को पार्ट्स देती है। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ पे ही ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ राइट टू रिपेयर को स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं करवाया जाता, कंपनियों की मनमानी चलती है, जिसको जो चाहिए वो चला ले। हमारे यहाँ आपको याद होगा BS4 चलता था, BS4 के बाद BS5 आया ही नहीं, सीधे BS6 पे हम स्किप कर गए और अभी BS7 की बात चल रही है। अभी BS6 से जो प्रॉब्लम आई है उससे हम लोग निपट नहीं पा रहे हैं, तैयारी BS7 की चल रही है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को जो इतनी तेजी से चेंज किया जा रहा है, समय नहीं दिया जा रहा, जबकि हम इंडियंस के पास इतना पैसा नहीं है। हमारी इनकम यूएस वालों से 10वें हिस्से में भी नहीं है, लेकिन हम हर नॉर्म्स में यूएस की और यूके की बराबरी कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हमारी गाड़ियां अनरिलायबल भी होती हैं और गाड़ियों की लाइफ कम होती है। हमारे यहाँ पे एक बंदा गाड़ी खरीदता है तो वो चाहता है कम से कम 10 से 12 साल तो इस गाड़ी को मैं चलाऊं। बड़ी मेहनत से पैसे जोड़े थे, उसने एक गाड़ी खरीदी थी अपने को, बच्चे को घुमाने के लिए। 5 साल तक उस गाड़ी को नई गाड़ी वो बुलाता है और 10 साल बाद उस गाड़ी को वो रिन्यू करवाता है। 15 साल बाद लोग री रजिस्ट्रेशन करा के 20 साल चलाने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि इंडिया में लोगों की इतनी इनकम नहीं है और हर कोई चाहता है कि मैं गाड़ी रखूं, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रा ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं है, हमारी ज़रूरतों को वो पूरी कर पाए। मजबूरी में भी कुछ लोगों को गाड़ियाँ रखनी पड़ती हैं, उनकी इनकम इतनी नहीं है फिर भी उनको रखनी पड़ती है, तो वो लोग आखिर कहाँ जाएंगे। जब BS6 आया तो डीजल गाड़ियों के लिए बड़ी मुसीबत बनी, उसके आगे DPF लगाना पड़ा। DPF की प्रॉब्लम्स अभी तक चली रही हैं। पेट्रोल इंजन के साथ भी छेड़छाड़ शुरू हो गई, पेट्रोल इंजन में कई सारे चेंजेस किए। अब बात आ रही है फ्लेक्स फ्यूल इंजन की। पुराने लोगों ने गाड़ियां रखी हैं,
वो अभी तक नहीं स्टेबल हो पाई हैं। जिनको E10 से चलना चाहिए था वो मजबूरी में E20 से चल रही हैं, ज़्यादा एथेनॉल की ब्लेंडिंग से चल रही हैं। और अभी जो गाड़ी बंदा नया खरीद रहा है, E20 वाली खरीद रहा है आज के डेट में, बात चल रही है E85 की। फिर इन गाड़ियों का क्या होगा? ये गाड़ियां वैसे ही अनरिलायबल रहेंगी और ये गाड़ियां बीच बीच में ब्रेक डाउन होंगी। इनकी रीसेल वैल्यू इतनी नहीं होगी, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि मैं नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी लूं, क्यों ना मैं E85 वाली ही गाड़ी ले लूं। तो स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स हमारे यहाँ जो तेजी से आए, इससे भी गाड़ियां अनरिलायबल बनी। कंपनीज को अगर R&D करने का सही टाइम मिला होता तो शायद गाड़ियां इतनी अनरिलायबल और इतनी सेंसिटिव नहीं बनती। गाड़ियों को सेंसिटिव बनाने में मेन रोल सॉफ्टवेयर का भी है। आज की गाड़ी पूरी तरह से सॉफ्टवेयर पर डिपेंड है। हम पूरी गाड़ी यहाँ बनाते हैं, मैकेनिकल पार्ट लगाते हैं, सेंसर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए फिर हम डिपेंड हो जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ पे, क्योंकि इन सारी चीज़ों के ऊपर जो राइट है वो चाइना के ही हैं। चाइना ही आपके ECU को प्रोग्राम करता है, या BCM के अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो सारी प्रोग्रामिंग चाइना से आती है। सॉफ्टवेयर को आप अपने मर्जी से अपडेट नहीं कर सकते। पहले की गाड़ियों में कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हम कर सकते थे, सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज किया कर सकते थे, लेकिन अब क्या किया उन कंपनी ने, एक फायरवॉल जैसी लगा दी है। बिना उस कंपनी के डेटा सेंटर से कांटेक्ट किए हुए आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप चेंज या कुछ रिपेयर करने जाओ तो वो उसको लॉक कर देते हैं। सेम पार्ट, सेम चीज़ काम करने वाला अगर आपको दूसरी गाड़ी से मिल जाता है, आप इसमें स्वैप नहीं कर सकते, क्योंकि उसको विन नंबर के साथ कोड कर दिया गया। आप जैसे ही लगाओगे वो उसको लॉक कर देगा। मतलब फिर भी अगर हम रिपेयर थोड़ा ईजी कर सकते थे, सस्ता कर सकते थे, तो उसको भी कंपनियां स्ट्रिक्ट करती चली जाती हैं और उसके ऊपर बैन लगाती, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा, अपने रिपेयर मैनुअल्स को ये बाहर नहीं देते। कभी भी आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो कंपनी वालों से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा करो, क्या मेरी गाड़ी बाहर कहीं ख़राब हो गई तो रिपेयर होगी? वो तरह तरह के ऑप्शन देंगे आपको कि नहीं जी आप RSA है हमारा, तो ये सर्विस एंड नेटवर्क है, ये है वो है। आप सीधा पूछो क्या मैं रिपेयर कर सकता हूँ, क्या इसके पार्ट्स मुझे आप दोगे? ऊंचा नीचा जवाब मिलेगा, आड़ा टेढ़ा जवाब मिलेगा। लेकिन हाँ, जब हर बंदा ये क्वेश्चन करेगा तो कंपनी वालों को मजबूर होकर इसके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा और राइट टू रिपेयर को स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाए। ये सारी चीज़ें आसान बनाई जाएं, तब आपकी गाड़ियों की रिलायबिलिटी बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी को लोग आपका दुश्मन बना दे रहे हैं अपने हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके, और आपको ये खबर ही नहीं होती, क्योंकि आप तो सिर्फ टीवी पर एडवर्टाइज देखते हो। तो अगर आपको अपनी आज खरीदी हुई गाड़ी की भी वैल्यू चाहिए, चाहते हो कि आपकी गाड़ी रिलायबल रहे, तो आप कंपनी से सीधे सवाल करना शुरू करो। उनसे पूछो गाड़ी के पार्ट्स के बारे में, इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, इनके सॉफ्टवेयर के बारे में, और सोशल मीडिया पे लिखना शुरू करो राइट टू रिपेयर के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना। फिलहाल वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।